हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेवाईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्जाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा आने वाले इसमें में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में बोला गया है कि सूर्य की सतह का तापमान मापा गया है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड। तो सूर्य की सतह का जो तापमान मापा गया है वो कितना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 6000 डिग्री सेल्सियस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 6000 डिग्री सेल्सियस जो है वो सूर्य की सतह का तापमान मापा गया है। सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता चला जो स्थित है। द ओजोन होल इज डिटेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर वेयर इट इज़ लोकेटेड। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायुमंडल में जो ओजोन छिद्र का पता चला है वो स्थित है कहाँ पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये अंटार्कटिका के ऊपर है, अबव अंटार्कटिका के ऊपर है। जो ओजोन होल है एटमॉस्फेयर में, वो अंटार्कटिका के ऊपर अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका के बारे में। तो आपको पता होगा, नॉर्वे के एक अन्वेषक रोनाल्ड एमंडसन को सबसे पहले वर्ष 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में सफलता मिली थी। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, जिस पर सदा बर्फ रहती है। भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला प्रथम शोध केंद्र जो था, रिसर्च सेंटर जो था, वो 1983-84 में दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया था, जो कि अब समाप्त हो गया है। जबकि 1996 में मैत्री एवं वर्ष 2010 में लोर्समन हिल्स में भारती नामक शोध केंद्र स्थापित किया गया था। ये भी आपने याद रखना है। तो वायुमंडल में जो ओजोन होल का पता चला है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है, वो अंटार्कटिका के ऊपर है। अब अंटार्कटिका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया कि निम्नलिखित में से किस कारण के लिए वन के वृहद क्षेत्र को सुरक्षित रखना आवश्यक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इट इज़ नेसेसरी टू सिक्योर ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट। तो किस कारण के लिए वन के वृहद क्षेत्र को सुरक्षित रखना जो है वो जरूरी है। तो 100 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। पारिस्थितिक संतुलन जो है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए वन के वृहद क्षेत्र को सुरक्षित रखना है जो है वो जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इट इज़ नेसेसरी टू सिक्योर ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट। इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ये रीज़न होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 में चलते हैं। भारत का पश्चिमी तट किस कारण से पूर्वी तट की तुलना में दक्षिणी पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। व्हाई डज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव मोर रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून देन द ईस्ट कोस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 101 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। पश्चिमी घाट वर्षा करने वाली पवनों को रोकता है। क्या करता है? द वेस्टर्न घाट्स ऑब्स्ट्रक्ट द विंड्स कॉजिंग रेनफॉल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत का जो पश्चिमी तट है वो किस कारण जो है वो पूर्वी तट की तुलना में दक्षिणी पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है वो वर्षा करने वाली पवनों को, हवाओं को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि प्रवाल भित्ति के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री उद्यान मैरीन पार्क घोषित किया है। विच
हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मैरीन पार्क बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कोरल रीफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कच्छ की खाड़ी जो है, गल्फ ऑफ कच्छ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रभाल वित्तीय के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कच्छ की खाड़ी मैरीन पार्क समुद्री उद्यान इसे घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, गल्फ ऑफ कच्छ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि उमियन जल शक्ति परियोजना बांध जो है वो डैश के समीप स्थित है। द उमियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम इज लोकेटेड नियर। तो ये किसके समीप स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये शिलोंग के नज़दीक स्थित है। आपको पता होगा शिलोंग जो है वो मेघालय की राजधानी है। तो उमियन जल शक्ति परियोजना जो है परियोजना बांध जो है वो शिलोंग के समीप स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 में बोला गया कि एक एस्ट्रोनॉमिकल इकाई निम्न में से किनके मध्य की औसत दूरी है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो एक एवरेज डिस्टेंस है किन किन के बीच में? तो क्वेश्चन नंबर 170 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में, किसके? पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये औसत दूरी है। वन एस्ट्रोनॉमिकल इकाई जो है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य की औसत दूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं सूर्य की पृथ्वी से जो औसत दूरी है वो कितनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ये जो है ये सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी है, किस में है? ये किलोमीटर में होगा। ये आपने नोट डाउन कर लेना है क्योंकि कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ये जो है वो औसत दूरी है पृथ्वी सूर्य की पृथ्वी से। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। क्वेश्चन नंबर 171 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 में बोला गया कि समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? व्हेन डज टाइड्स राइज इन सी। तो समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 171 का जो राइट आंसर है, अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की, इस क्वेश्चन की जो थी वो सभी को ग्रेस थी। इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की सभी को ग्रेस थी। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ज्वार भाटा के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ये आपने याद रखना है कि सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग तरंग कहते हैं। सागरी जल के ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ने को ज्वार तथा उस समय निर्मित उच्च जल तल को उच्च ज्वार यानी कि हाई टाइड तथा सागरी जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा तथा उस समय निर्मित निम्न जल को निम्न ज्वार यानी कि लो टाइड कहते हैं। ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं ज्वार का जो समय होता है। प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। एक ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने आने में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है। पृथ्वी पर एक ही समय में 2 बार ज्वार उत्पन्न होते हैं, एक तो चंद्रमा के सामने और दूसरा ठीक उसके पीछे के भाग में। उसके बाद बात करते हैं दीर्घ ज्वार के बारे में, स्प्रिंग टाइड के बारे में। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है क्योंकि उस दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जो हैं वो एक सीध में होते हैं। विश्व में जो सबसे ऊंचा ज्वार है वो कनाडा की फंडी की खाड़ी में आता है। उसके बाद बात करते हैं नीप टाइड के बारे में, लघु ज्वार के बारे में। कृष्ण और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है क्योंकि इस दिन सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की ग्रेस थी सभी को, लेकिन थोड़ा हमने डिटेल में ज्वार और भाटा के बारे में डिस्कस कर लिया जिससे क्वेश्चन डिराइव होते हैं तो आपको पता लग ही जाएगा। तो ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज्वार भाटा जो है वो उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 172 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 में बोला गया है कि
ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की श्रेणी का नेटवर्क कहलाता है। द नेटवर्क ऑफ द सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इज नोन एज। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की श्रेणी का जो नेटवर्क है उसे क्या कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी और डी जो है वो दोनों सही हैं। ग्रिड सिस्टम और जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इसे कहा जाता है। द नेटवर्क ऑफ द सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इज नोन एज ग्रिड सिस्टम एंड जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इस क्वेश्चन के ऑप्शन बी और डी जो थे वो दोनों सही थे। क्वेश्चन नंबर 173 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 में बोला गया है कि कौन सी समताप रेखा समान रेखा है? विच आइसोहेल इज आइसोप्लेट्स ऑफ। तो कौन सी समताप रेखा समान रेखा है? क्वेश्चन नंबर 173 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। धूप जो है, सनशाइन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सनशाइन जो है, धूप जो है वो एक समताप रेखा है और समान रेखा है। क्वेश्चन नंबर 174 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 में बोला गया कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है? विच रिवर क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। तो कौन सी नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार पार करती है? क्वेश्चन नंबर 174 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। लिम्पो नदी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है। क्वेश्चन नंबर 175 पे चलते हैं। स्टेपी किस बायोम से संबंधित है? स्टेपी इज रिलेटेड टू विच बायोम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा स्टेपी जो है वो घास के मैदान है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टेपी इज रिलेटेड टू ग्रासलैंड। अब बात करते हैं स्टेपीज जो हैं ये पाए कहाँ जाते हैं? ये मध्य यूरोप और एशिया में, ये आपने याद रखना है। कहाँ पर? मध्य स्टेपी जो है वो घास के मैदान है, कहाँ के? मध्य यूरोप और कहाँ के? एशिया में। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं सवाना जो है, सवाना ग्रास लैंड जो है, अब घास के मैदान से हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़े। सवाना जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। स्टेपीज आपको पता है मध्य यूरोप और एशिया में। वेल्ड जो है, वेल्ड घास के मैदान जो है वो अफ्रीका में। डाउन जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में घास के मैदान है। प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है। पंपास जो है वो अर्जेंटीना में ये घास के मैदान है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टेप इज रिलेटेड टू विच बायोम। ये ग्रासलैंड है, घास के मैदान है और ये मध्य यूरोप तथा एशिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 पे चलते हैं। द सी वाटर इज मोर सल्टी देन रेन वाटर बिकॉज। वर्षा जल की तुलना में समुद्री जल जो है वो अधिक लवणीय होता है। क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है? क्वेश्चन नंबर 176 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। नदियाँ मृदा से लवण समुद्र में गिराती है। रिवर पोर्स सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल इनटू सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जिस कारण वर्षा जल की तुलना में समुद्री जल जो होता है वो अधिक लवणीय होता है, अधिक सल्टी होता है। क्वेश्चन नंबर 177 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 में बोला गया कि सभी सजीवों और उनके संबंधों को एकीकृत करने वाला पारिस्थितिक तंत्र क्या है? व्हाट इज द इकोलॉजिकल सिस्टम इंटीग्रेटिंग ऑल लिविंग बीइंग्स एंड देयर रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन नंबर 177 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। जैव मंडल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बायोस्फीयर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 178 में बोला गया कि समुद्र का चौड़ा प्रवेश मार्ग प्राय अवतल आकार का होता है जो कहलाता है। ए वाइड इनलेट ऑफ द सी यूजली कनकेव इन शेप इज टर्म्ड एज। तो समुद्र का चौड़ा प्रवेश मार्ग प्राय अवतल आकार का होता है जिसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 178 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। खाड़ी कहा जाता है उसे वे कहा जाता है, खाड़ी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 में बोला गया कि हिमालय पर्वतीय श्रृंखला उदाहरण है। हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 179 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। वलित पर्वतों का ये फोल्ड माउंटेन्स का एक एग्जाम्पल है। हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब थोड़ा डिटेल में हम हिमालय पर्वत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता होगा उत्तर का जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय का विस्तार भारत के उत्तर में
उत्तर पश्चिम सिंधु से दक्षिण पूर्व ब्रह्मपुत्र तक की ओर पाया जाता है। पूर्व से पश्चिमी दिशा में इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। और प्लेट्स भी आपको पता होगा, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है वो टेथीज भूसनती के मलबों के लगातार जमाव दसाव तथा वलन क्रिया फोल्डिंग से हुआ है। ये भी आपने याद रखना है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडवे ऑस्टिन जो है वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ महान हिमालय में पाई जाती हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इसे तिब्बती भाषा में चोमुलुंगमा पर्वतों की रानी तथा नेपाल में सागर माता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 180 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 में बोला गया कि कौन सी नदी पंजाब से संबंधित नहीं है, विच रिवर इज नॉट रिलेटेड टू पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 180 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ताप्ती जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 में बोला गया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों रहता है? ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून तमिलनाडु रिमेन्स वाइड ड्राई बिकॉज। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों रहता है? इसका रीज़न क्या है? क्वेश्चन नंबर 181 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये वर्षा आच्छादित क्षेत्र में स्थित है। इट इज़ लोकेटेड इन रेन शैडो एरिया। तो जिस कारण जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 182 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? द लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो लेटराइट मिट्टी आपको पता होगा ये महाराष्ट्र स्टेट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में ये मिट्टी मेघालय पठार पश्चिमी तथा पूर्वी घाट क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी जो उर्वरता होती है वो कम होती है, किंतु उर्वरक के प्रयोग में इनमें काजू आदि फसलें जो है वो उगाई जाती हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा पर मृदा अपरदन का कारण नहीं है? विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। तो कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 183 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, वेदरिंग जो है, अक्षयन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 184 पे चलते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की प्रथम योजना कौन सी थी? विच वाज द फर्स्ट स्कीम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज। तो क्वेश्चन नंबर 184 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो फर्स्ट स्कीम थी बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज की। क्वेश्चन नंबर 185 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 में बोला गया है कि कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नॉट इन तमिलनाडु। तो इडुक्की जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इडुक्की जो है वो किस स्टेट में है? ये आपने नोट डाउन कर लेना है, ये केरल स्टेट में है। बाकी अलियार, पेरियार और कुंडा जो है ये तीनों जो है वो तमिलनाडु स्टेट में है। इडुक्की जो है वो केरला स्टेट में है। किस नदी पर है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इडुक्की परियोजना जो है वो पेरियार नदी पर है। किस नदी पर है? ये पेरियार नदी पर है। ये आपने नोट डाउन करना, पेरियार नदी जो है। क्वेश्चन नंबर 186 पे चलते हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड। तो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है भारत का कौन सा पड़ोसी देश है? वो क्वेश्चन नंबर 186 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अफगानिस्तान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 187 पे चलते हैं। इसमें बोला कि भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है वो कौन सा है? इंडिया बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप इज। तो आपको पता होगा गोंड जो है वो भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 188 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र भारत ने कब अंगीकार किया? व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट द इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 188 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 2007 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत में अनेक कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? इन इंडिया देयर आर मैनी कोल फील्ड्स फाउंड इन। तो क्वेश्चन नंबर 189 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, दामोदर वैली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में अनेक कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं दामोदर घाटी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी।
तो फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स तो ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।